अच्छा जी, वेलकम टू द थर्ड part of our discussion related to research questions and research topic, research title, research topic. Acha, in the first two sessions, we discussed how to narrate the research gap while you have conducted literature review and how this research gap should be completely mapped with the title. In the second part, we discussed research objectives और पिछले पार्ट में मैंने बताया कि 3 objectives have been clearly narrated or illustrated here. Number 1, जब डाटा इकट्ठा होगा, प्राइमरी डाटा होगा, तो उससे फैक्टर्स को समझना, फैक्टर्स को बनाना कि कौन से फैक्टर्स हैं, फिर उन फैक्टर्स को एनालाइज करना अक्रॉस डेमोग्राफिक, और तीसरा ऑब्जेक्टिव था उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करना। अब हम आ रहे हैं रिसर्च क्वेश्चंस। इसकी क्यों जरूरत होती है? रिसर्च क्वेश्चंस की इसलिए जरूरत पेश आती है कि हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करने होते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगानी होती हैं। तो रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट्स होती हैं। इन स्टेटमेंट्स को ये टेस्टेबल स्टेटमेंट्स में फिर हम कन्वर्ट करते हैं और इनको कंप्रिहेंसिवली लिखना चाहिए। अक्सर रिसर्चर जो बिगिनर होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने सारे हाइपोथेसिस बना देते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चंस को अगर आप सही तरीके से लिखें, उनके हाइपोथेसिस सब हाइपोथेसिस फिर बेशक बना दें, लेकिन आप देखें मेजर जो क्वेश्चन बनते, रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं वो 3 बनते हैं। देखें स्टेटमेंट और वर्डिंग इसकी देखें, यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव आप लिख रहे हैं तो टू एक्सप्लोर और इस तरह की बात थी। यहाँ पे आप जब लिख रहे हैं तो हाउ फंडामेंटल फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं फंडामेंटल, ब्रैकेट में उनकी डिटेल बता दी गई, मसलन सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, एथिकल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिलीजियस, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल फैक्टर। अब जो बिगिनर होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनका हर एक का हाइपोथेसिस बना देंगे। यानी सोशल, कल्चरल 10 हैं तो 10 हाइपोथेसिस जो है वो एक 10 रिसर्च क्वेश्चन बना देंगे। तो प्लीज इन चीजों से अवॉइड करना। अब देख रहे हैं किस तरह से हमने एक पार्सिमोनियस वे से इनको एक स्टेटमेंट में रिसर्च क्वेश्चन का नाम दिया है। तो हाउ फंडामेंटल फैक्टर्स, ब्रैकेट को आप छोड़ के ब्रैकेट में उसकी इलस्ट्रेशन है कि कौन से फैक्टर्स आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहा गया कि रिलेटेड टू, याद रखें ये पहला रिसर्च क्वेश्चन और पहला रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये मैचिंग नहीं है, इसका उससे ताल्लुक नहीं है, इसका दूसरे से ताल्लुक है। ये जानबूझ के यहाँ पे मैंने चेंज किया था कि आपको, आप ऐसा ना हो कि आप समझें कि ये वही चीज है। देखें ये दूसरे से रिलेट कर रहा है, पहला जिसमें हमने एनालाइज करना है। तो ये आप देखें कि ये एनालिसिस का पर्पस यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन रेज किया गया है कि कैसे होगा एनालिसिस, कैसे होगा। ये जो दूसरे नंबर पे था ना ये ऑब्जेक्टिव, तो इसको यहाँ पे इसकी वजाहत की गई है कि कैसे होगा। तो ये देखा जाएगा कि हाउ दे आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, किस तरह से इसका एनालिसिस होगा। ये जानना चाहेंगे कि ये जो फैक्टर्स आए हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड, इनका कैसा कैसा ताल्लुक बन रहा है, कि क्या गवर्नेंस बेहतर हो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेहतरी की तरफ जाता है, यानी अप होता है, राइज होता है या कम होता है। रिलीजियस, क्या कोई बंदा ज्यादा रिलीजियस माइंडेड है या रिलीजियसली मोटिवेटेड है तो क्या उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। साइकोलॉजिकली इसी तरह इंडिकेटर, कॉग्निशन का कोई ताल्लुक, इमोशन फैक्टर्स, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, क्या ये फैक्टर सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से इसका कोई ताल्लुक बनता है या नहीं बनता। तो ये एक नॉन पैरामीट्रिक टाइप एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एंड नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस। नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस क्या होते हैं उनकी तफसील हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मकसद ये है कि ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जिसमें इन फंडामेंटल फैक्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के साथ मूवमेंट को देखना, कोई ताल्लुक है, कोई लिंक बनता है, जुड़ता है कि नहीं। अब दूसरा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, what is the role of demographic characteristics of investors in recognizable proof of investment choice based on gender, age, marital status, education, income, experience of individual investor। Again ये दूसरे ऑब्जेक्टिव से ही रिलेट कर रहा है। अब ये रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं
ये उसकी एक फर्दर डिटेल इलस्ट्रेशन है। देखें जो ऊपर पहला ऑब्जेक्टिव जो बताया गया था, उसमें तो सिंपल आपने फैक्टर आइडेंटिफाई कर दिए और वो आपका कर दिए, लेकिन उनका एनालिसिस जो है ना, वो आप रिसर्च क्वेश्चन में आप उसकी वजाहत करना है कि आप कैसे करेंगे, आप एनालिसिस कैसे करने जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि वो जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि क्या इनका कोई फर्क पड़ता है इन्वेस्टमेंट, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ इससे कोई फर्क पड़ता है कि मसलन ये जेंडर है जैसे, तो मेल फीमेल होना जो है कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में कोई असरअंदाज होता है। इसी तरह एज की डिफरेंट कैटेगरीज में होना कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे कोई फर्क पड़ता है। मैरिटल स्टेटस यानी मैरिड, अनमैरिड, सिंगल या डाइवोर्स होना कोई फर्क पड़ता है या नहीं। एजुकेशन की डिफरेंट कैटेगरीज में होने से कोई फर्क पड़ता है, क्या तमाम एजुकेशन कैटेगरी वाले एक जैसा सोचते हैं या डिफरेंट सोचते हैं। इसी तरह डिफरेंट इनकम कैटेगरीज वाले लोग क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हुए उनमें डिसीजन मेकिंग में फर्क होता है या नहीं होता। तो ये सारा एनालिसिस है। तो ये क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं जिनका आंसर तलाश करना है हमने, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करके, डाटा को एनालाइज करके, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स को एम्प्लॉय करके। आगे हाउ द डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स विल इफेक्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। अब ये इन सब में स्टैटिस्टिकल मेथड्स एम्प्लॉय करके इन तमाम रिसर्च क्वेश्चन के आंसर तलाश करने हैं। याद रखें कि इन रिसर्च क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि जब आप अपनी रिसर्च को कंक्लूड करते हैं, तो आप रीडर्स को, व्यूअर्स को ये बताते हैं कि ये मैंने क्वेश्चन रेज किए थे, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। यानी वो फाइंडिंग्स होती हैं, आंसर जो है वो फाइंडिंग्स की शक्ल में। जिस तरह हम इकोनोमेट्रिक्स में करते थे कि आपने टेस्ट रन किया और उसके रिजल्ट्स है उनको इंटरप्रेट किया, उससे कोई रिकमेंडेशन दी। तो बिल्कुल इसी तरह आप फिर क्लियरली बताते हैं कि ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन था, इसकी मुझे ये फाइंडिंग्स मिली हैं, ये दूसरे नंबर पे ये था तो इसकी ये मुझे फाइंडिंग्स मिली हैं। तो इस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लिखी जाती है। तो बहरहाल हमने आज की डिस्कशन को 3 पार्ट्स में हमने किया। फर्स्ट पार्ट में वी ट्राई टू रिलेट रिसर्च गैप विद लिटरेचर रिव्यू एंड द टॉपिक। दूसरे में हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज किया, रिलेट किया अपने टॉपिक के साथ। और तीसरे में रिसर्च क्वेश्चंस को हमने समझा कि इनको कैसे लिखा जाता है और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली और पार्सिमोनियसली कैसे लिखा जाता है। तो ये हमारे आज की एक लॉन्ग डिस्कशन जो थी, we made this discussion into 3 parts, part 1, 2 and 3. So thank you very much, and we stop here and see you in the next topic, next video, next lecture, discussion, and so on.